नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीपीओ में इस बार 9 शिफ्ट में एग्जाम होता है और एक शिफ्ट में 50 प्रश्न मैथ्स के आए थे। तो टोटल 450 प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। लेकिन मेंस से पहले कुछ ऐसा यानी कि उसके जो 450 प्रश्न थे उसमें से चुन के यानी टॉप 40 मैथ्स के प्रश्न इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको पता होगा, अगर आपने 450 प्रश्न करे होंगे तो इस बार टाइम एंड वर्क के थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जो सीजीएल में भी एक आध बार पूछा गया और सीपीओ में भी वैसे प्रश्न रिपीट हुए। पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ प्रिज्म पिरामिड के अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ज्योमेट्री के कुछ अच्छे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम के एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ जाएंगे, अलजेब्रा के कुछ अच्छे प्रश्न आ जाएंगे और कुछ प्रश्न ट्रिगो के भी होंगे। मतलब मैंने ओवरऑल जो एनालिसिस करा है, सीजीएल के भी 39 शिफ्ट मैंने करवाए थे और फिर सीपीओ के 9 शिफ्ट 450 प्रश्न करने के बाद मुझे, जैसे सीजीएल के मैंने टॉप क्वेश्चंस करवाए थे, फिर सीएचएसएल के 254, तो इस वीडियो में हम उन 450 में से 40 छाट के करने वाले हैं। पहली चीज मैं क्लियर करता हूँ कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं ये सारे आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे और हो सकता है सेम टाइप के या सेम डिजिट के साथ भी एसएससी पूछ ले। तो इन प्रश्नों को जितनी बार हो पाए एग्जाम से पहले वो रिवाइज कर ले और एक चीज और, अच्छे प्रश्नों को नोट करते चले ताकि ऐसा ना हो कि फिर से आपको वीडियो देखनी पड़े। तो पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करने का टाइम लग रहा है क्योंकि वीडियो जितनी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे प्रश्नों को नोट कर ले, हिंदी अंग्रेजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर जिनको बेसिक से एकदम सारे क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए सीपीओ 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। Radii of a frustum of solid right circular cone 45 cm high are 28 cm and 7 cm। कोन फ्रस्टम क्या होता है? एक कोन के आधार के पैरेलल कोई रेखा खींच के उसको काट दिया जाए, ऊपरी भाग को निकाल भी दिया जाए तो जो हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, छिन्नक। इसकी दो त्रिज्याएं होती है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। इसकी हाइट h। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। आपको सारी चीज़ें पता हैं। कैपिटल आर बराबर 7, ये बराबर 28, हाइट है 45। इसको पिघला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है। यानी इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं? सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर जो हम सिलेंडर बना रहे हैं उसकी रेडियाई और हाइट, उसका रेशियो 3:5 है, यानी रेडियाई अगर 3x है तो हाइट 5x। तो पाई आर स्क्वायर एच उसका एरिया होगा, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर तो 9x स्क्वायर इंटू एच 5x। ये इसको पिघला के अगर ये चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, तो 3x गुणे 5x 15x स्क्वायर, और 2 पाई से गुणा करना है, यानी 30 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। 30 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल। आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। और एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए। पाई से पाई कट गया, एच की वैल्यू दी गई है 45, 45/3 15 हो गया। 15 यहाँ से कट के ये 3 दे देगा। इतना समझते रहना साथ साथ। यानी यहाँ पे लिखा हुआ 3x³ बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। ये ध्यान से देखना, 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। इसमें देखो 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3x³ बराबर 7 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे देखो 4, 16 4 20 1 21, यानी लिखा हुआ 21। 3 से 1 कटेगा 7, यानी x³ बराबर 7 स्क्वायर इंटू 7, यानी x³ बराबर 7 का क्यूब, तो x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना x बराबर 7। और आपको क्या निकालना था? 30 पाई एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो धड़ा था। ये 30 गुणे पाई, 30 गुणे 22/7 गुणे किसकी वैल्यू? एक्स स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7, ये निकालना था। 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणे 30, 154 गुणे 3 462, एक जीरो लगा दो, यानी 4620 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है 2 पाई आर एच कोन का सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, छिन्नक का वॉल्यूम ये होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। ठीक है, देखिएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, थोड़ा बारीकी लगा दोगे तो ये प्रश्न 2 सेकंड का बन जाएगा। कैसे? कहा कि ट्रेन ए है, उसको 15 सेकंड लगता है अगर ट्रेन बी को पार करे,
और बी की स्पेसिफिकेशन दी गई कि बी 300 मीटर लंबी है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे 36 की स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब कि वो एक दूसरे को कवर कर रही है, यानी एक दूसरे का साथ दे रही है, यानी उनकी रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई 300 मीटर और उसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से गुणा कर दो, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। एक x मान लो इसकी चाल x मीटर पर सेकेंड और लंबाई l है। अब देखो इसको पार करने में 15 सेकंड, यानी ये दोनों ट्रेनें 15 सेकंड चलती हैं तब जाके एक दूसरे को पार कर पाते। अगर 10 से चल रही होती 15 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर देगी 150 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई का 300 मीटर में से 150 मीटर तो ये पार कर चुकी है। मतलब रिलेटिव स्पीड, अगर रिलेटिव स्पीड देखें तो हमें टोटल दूरी कितनी चलनी है l + 300 और हमें 15 सेकंड इससे चलना है x + 10 स्पीड से। तो मैं एक पे ऑपरेट कर ले रहा हूँ। मैंने कहा 10 की स्पीड से 15 सेकंड में कितनी दूरी, मान लो ये दोनों ये ऐसी इतनी दूरी कवर करनी हो, 10 की स्पीड से 15 सेकंड में इतना, यानी कि 150 मीटर कवर कर दिया। अब जो बची दूरी उसी को तो इसे कवर करना है पहली वाली ट्रेन को, यानी मेरे कहने का मतलब कि 10 की स्पीड से 15 सेकंड में 150 ये कवर कर चुकी। अब इसकी लंबाई का 150 और अपनी लंबाई x स्पीड से ये 15 सेकंड में ट्रेवल करती है, यानी हम कह सकते हैं l + 150/x = 15। और आपसे कहा गया अगर ये दूसरी ट्रेन जो 500 मीटर लंबी है खड़ी है उसको पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, दूसरी ट्रेन को पार करने में इनके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी l + 500 और स्पीड x ये बराबर 30 है, ये 15 है 30, यानी हम कह सकते हैं कि ये राशि इसकी दूनी है, यानी हम कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो ले लो 1/2 आ गया, बस खत्म हो गया। तो 2l + 300 = l + 500, तो l = 200, यानी लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। मेरे समझाने का मतलब, मैं प्रश्न को शॉर्ट कैसे कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब देखो, तो आप वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि l इसकी लंबाई है 300, इसकी लंबाई l + 300, टोटल दूरी टाइम 30 सेकंड लगा है, यानी कि इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, या हम कहें कि इसको किस स्पीड से x + 10 से ट्रेवल करेंगे, यानी l + 300/x + 10 बराबर आपको दिया गया कितना सेकंड लगता है 15 सेकंड। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में निकाल लिया कि भैया एक जो ट्रेन है 10 वाली वो 300 को कवर करने में 15 ही सेकंड वो चली है, कुल मिला के 15 सेकंड में 150 तो वो कवर कर गई। अब बची दूरी l + 300 चलनी थी जिसमें से 150 वो ट्रेवल कर चुके, तो l + 150 ट्रेवल करना है किस स्पीड से x स्पीड से। कितना टाइम लगा 15। बस इसका पहला इक्वेशन, इसका दूसरा खट करके सॉल्व कर दिया। समझ में आया? आगे एक कोनिकल शेप यानी कि शंकुआकार वेसल है जिसकी बेस रेडियस दी गई, स्लैंट हाइट दी गई। कर्व्ड पार्ट ऑफ वेसल इज टू बी पेंटेड वाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट। यानी कर्व्ड पार्ट यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और उसको 1.5 से गुणा कर देना है, तो पेंटिंग का कॉस्ट आ जाएगा। πRL होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 22/7 गुणे रेडियस 21 गुणे L, स्लैंट हाइट कितने 25 गुणे 25 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 7 × 21 22 × 66 गुणे 25, तो इसका 2 निकाल लो, ये 50 हो गया, यानी 33 गुणे 50 1650 हो गया। 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पेंट करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 1.5, तो ये हो जाएगा 165 गुणे 15, तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 7 × 97, 15 × 9 = 15, 9 = 24, 2475 रुपये लगेंगे। दैट्स इट। कहा गया कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसको 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर से उसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट किया जाए तो खर्चा 18,425 रुपये का आता है। आपको वॉल्यूम बताना है इस सिलेंडर का, आपको बताना क्या πr²। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr × h + r। हमने रखा 2πr 2 × 22/7 गुणे r × h 30 + r। इसको 25 के रुपये स्क्वायर से पेंट करने का जो खर्चा है वो 18,425 है, ये दिया गया। काटो पीटो, 25 से काटेंगे 25 7 175 9 92 25 3 75 17 25 5 175, ठीक है। 25 7 175, ठीक है। आप देखो 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 छक्के 66 11 7 77, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट देंगे, 4 से 17 चौको 68 होता है, 16.75 हो जाएगा। यानी r × 30 + r बराबर 7 × 16.75, ठीक है। यानी r × 30 + r बराबर कितना आ गया 7 7 × 5 = 35, 7 7 49 और 3 52, 7 6 42 और 5 47 और 7 1 9 7 4 11, यानी 117.25 r × 30 + r की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर बराबर अगर हम 3.5 रखें, देखो 4 रखोगे तो 4 गुणे 34 कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 1 13, 136। अगर हम 3.5 लिखते हैं तो 3.5 गुणे 33.5 हो जाएगा। ठीक है, हम गुणा करके देखें, 35 गुणे 35, देखो 35 गुणे 35 अगर हम कर लें तो गुणा करके देख लेते। 35 पंचे 175, हासिल आई 17, 35 पंचे 175, हासिल आई 17, 35 तिया 105 और 17 122, 105 और 17 122, हासिल आई 12, 35 तिया 105 और 12 117, 2 अंक पे दशमलव, यानी एकदम सही है। आर की वैल्यू मिल गई 3.5। अब आर बराबर 3.5 मिल गया। आपसे वॉल्यूम पूछा गया था जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 3.5 गुणे 3.5 यानी 12.25 और गुणे एच 30 है। ठीक है, 7 से काटोगे, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 1.75 हो जाएगा। 22 का ये हटा, ये इधर हो गया। 22 का 2 निकाल के इधर कर देंगे, 35 गुणे 11 गुणे 3 बचा, 35 गुणे 11 385 और गुणे 3 385, 380 गुणे 3 1140 और 15 और जोड़ देंगे 1155, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच कितना आ गया? 11। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आर बराबर 3.5 मैंने क्यों रखा? देखो मुझे यहाँ पे 25 लाना, तो 5 का 5 में गुणा होगा तभी। अब आर की वैल्यू हम 3 रखते तो भी कम, 3.5 ही एक ऑप्शन था जो मैं रख सकता था, क्योंकि 4 रखने पे ज़्यादा हो जा रहा था, 3 रखने पे कम हो जा रहा था। 3.5 रखा ताकि यूनिट डिजिट भी इतना बन जाए और वैल्यू भी आ गई। कहा अगर रीमा जो है 5/4 गुना स्पीड से रेखा के दौड़ती है, यानी रेखा अगर 4 से दौड़ती है तो रीमा 5 से दौड़ती है, ये दिया गया। ठीक है, कहा गया इसको देखते हुए रीमा ने कहा रेखा से कि आप 50 मीटर की लीड ले लो, यानी 50 मीटर आगे खड़ी हो गई रेखा। रेखा का ए रेखा लिख देते हैं KH, और रीमा यहाँ पे है। ठीक है, रीमा यहाँ पे, रीमा 5 से दौड़ेंगी, रेखा 4 से दौड़ेंगी, इनके बीच की दूरी 50 मीटर है। तो कितने दूरी बाद ये कवर कर लेंगे? देखो आपको ये ध्यान देना है कि इनका अगर मान लो टी टाइम बाद कवर कर लेते हैं तो 4t ये चलेंगे, 5t है, तो 5t बराबर हो जाएगा 4t + 50, क्योंकि ये दूरी चलेगी 5 की स्पीड से। मान लो यहाँ कहीं पे टी टाइम बाद पकड़ती है तो इनके द्वारा चली गई दूरी 5t, और ये 4t इधर और 50 इधर, यानी t बराबर 50। t बराबर 50 मतलब 50 यूनिट टाइम बाद वो एक दूसरे को पकड़ेंगे, मतलब मिलेंगे। तो 5 की स्पीड से 50 यूनिट टाइम में कितना? 5 गुणे 50 यानी 250 मीटर पे पकड़ेंगे। कहा गया कि वैलिड वोट की संख्या एक इलेक्शन में किसी कैंडिडेट के फेवर में कितने पड़े अगर कैंडिडेट 75% टोटल वैलिड वोट का पाता है और 5% जो है डिक्लेयर किए गए थे इनवैलिड। टोटल नंबर आप देखो, आपसे कहा गया एक चुनाव हुआ जिसमें 1,46,000 वोट थे। ठीक है, जिसमें 5% इनवैलिड हो गए, यानी 146 का 5% इनवैलिड, यानी कि 19/20, 95% बचा। 75% उसको वोट मिल गया, यानी 3/4 गुना वोट मिल गया। आपसे पूछेगा कितना वोट मिला, इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कटा, ये कटा, 4 से इसको काट दो पहले, 4 तिया 12, 4 9 36, 00। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 नहीं मैंने गलत काट दिया, 4 तिया 12, 4 छक्के ये हो जाएगा 3650। 2 से ये कट जाएगा 1825। 1825 गुणे 57 करना है, तो 1825 गुणे 19 कर लो, 19 × 5 = 95, हासिल आएगी 9, 19 दूना 38, 9 47, हासिल आएगी 4, 19 8 152 और 4 156, हासिल आएगी 15, 19 से करना 1915 34। इसका 3 से गुणा करना है, गुणा कर लो तो 3 × 5 = 15, 3 7 21, 1 22, 3 6 18, 2 20, 3 4 12 और 2 14, 3 3 9 1 10। इतना वोट पड़े उसके फेवर में। देखो कहा गया 45 डिग्री का कोण बनाने वाले एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, मतलब उसकी लंबाई 22 मीटर, यानी कि ये 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस बतानी, तो 45 डिग्री का अगर 22 है तो हम 360 का कह सकते हैं 22 × 8, यानी कि 360 डिग्री का कौन सा आर्क बनाता है केंद्र पे कोण? परिधि, यानी परिधि दी गई 22 × 8, तो 2 से कटा 4 हुआ, 22/7 से कटेगा 7, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 चौको 28 सेंटीमीटर। वैल्यू निकालनी थी। कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर इधर गुणा होगा तो ये तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 में प्लस साइन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा, साइन पावर 4 थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, नहीं होता? तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे,
कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे। अब आपका कितना बचा? आपका बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब इसका गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 यानी कि प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कॉसेक माइनस कॉट 1, साइन प्लस कॉस 1, 1 1 2, वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते थे। आपको सिंपल सी बात दी गई a/l प्लस m/b, a/l को x से जूम करो, हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ चीज़, आपको आराम से समझ आ जाएगा। a/l को हम x से जूम करते हैं, b/m को हम y जूम करते हैं, और c/n को हम z जूम करते हैं। अब देखो जो लिखा हुआ उस पर आते हैं। आपको दिया गया x प्लस 1/y बराबर 1, दूसरे केस में y प्लस 1/z बराबर 1। आपको निकालना क्या है? l/a यानी कि z प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको y दोनों पक्षों से गायब करना है, सिंपल सी बात है, y दोनों से गायब करना है। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 - 1/z हो जाएगा, यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा z - 1/z। y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x प्लस z/z -1 बचा और बराबर 1 आया। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर मिल जाएगा 1 - z/z -1, यानी हम कह सकते हैं x बराबर, हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा z -1 - z बटे z -1। कट पिट रहा है कुछ? आपने कहा ये कट गया, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? x बराबर आ गया यहाँ से -1/z -1, -1/z -1, या हम कह सकते हैं कि x बराबर, ठीक है, x बराबर, हाँ, या ऐसे देखो, अब z -1 को इधर ले आओ, तो अगर x बराबर इतना है तो हम कह सकते हैं x बराबर -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 1/1 - z हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 1 - z बराबर यहाँ से निकाल लो, 1 - z बराबर 1/x, z को इधर ट्रांसफर कर दो तो z प्लस 1/x बराबर 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना z की वैल्यू क्या थी? c/n, और प्लस 1/x l/a, तो c/n प्लस l/a की वैल्यू निकालनी थी। अब आप हमेशा याद रखना कि अगर x प्लस 1/y 1 हो, y प्लस 1/z 1 हो, तो z प्लस 1/x भी 1 होगा। सिंपल सी बात है, दैट्स इट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? इनकम का 20% सेविंग करता है, कोई बात नहीं, सेविंग कर लेने दो। बाकी अमाउंट वो फूड पे, रेंट पे, एजुकेशन पे और शॉपिंग पे खर्चा करता है। ठीक है, 15% इनकम का फूड पे खर्चा करता है, यानी फूड पे कितना खर्चा दिया गया? 15%, यानी 15% इज स्पेंट ऑन फूड। 12,800 रेंट पे कितना खर्चा करता है? 12,800। ठीक है, और कहा गया 32,000 एजुकेशन पे, यानी एजुकेशन पे कितना खर्चा करता है? 32,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, 7200 शॉपिंग पे भी लिख दे रहा हूँ 7200, हालांकि काम नहीं पड़ेगा, सबका हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा गया अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग, यानी शॉपिंग पे जो स्पेंड किया गया अमाउंट है वो 11.25% है टोटल एक्सपेंडिचर का। यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर इसका 100/11.25 हो जाएगा, यानी 1125 और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर पहले निकाल लो, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 से काटोगे गुड़े में 4 लग जाएगा। ठीक है, 5 9 45, या 9 से काट दो, 9 5 45, 9 से 800 हो जाएगा, और 5 से ये कट के 20 हो जाएगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 800 गुड़े 80, यानी कि 64,000 रुपये वो टोटल खर्चा करता है। आपसे कहा गया हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन फूड, 64,000 रुपये टोटल खर्चा है, जबकि वो 20% बचाता है, यानी 80% खर्चा बराबर 64,000, यानी कि 80% किसी चीज़ का 64,000 है, तो वो इनकम कितनी हो जाएगी? 80,000। अब आपसे कहा गया फूड पे एक्सपेंडिचर कितना है? फूड पे 15% खर्च करता है, बस सिंपल सी बात है, 80,000 का 15% कितना हो जाएगा? 12,000। एक ट्राइंगल दिया गया ABC, D और E 2 पॉइंट है AB और AC पे। AB और AC में क्या कॉमन है? A ऊपर रख लो, ये B हो गया, ये C हो गया। AB और AC पे 2 पॉइंट D और E इस प्रकार से हैं कि जो AD है वो 1/6 हिस्सा है AB का, AD 1/6 हिस्सा है, यानी ये 1 हिस्सा है, ये 5 हिस्सा है, टोटल 6 हिस्सा हो गया। AE जो है 1/6 हिस्सा है, यानी कि अगर ये x है तो ये 5x है। ठीक है, तभी तो 1/6 हो गया। अब एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ से कहें AD बटे AB, ये भी 1/6 है, और अगर हम कहें AE बटे AC तो वो भी 1/6 है।
और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो, AD बटे AB, AE बटे AC, तो वो सिमिलर ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल। तो आपसे कहा कि अगर BC बराबर 22 है तो DE की लंबाई, अब आपको पता है अगर इसका रेशियो 1/6, इसका रेशियो 1/6 है तो DE और BC का भी रेशियो 1/6 हो जाएगा, यानी DE बटे BC बराबर 1/6, यानी D कितना हो जाएगा 22/6, यानी 11/3, यानी 3.67। देखो क्या कहा गया सुखबीर ने कुछ आइटम्स खरीदे जिसमें से 30% खराब हो गए। मान लो 10 उसने खरीदे, 100 खरीदे, 30 खराब हो गए, यानी 70 बचे। अब कहा गया जो सही आइटम्स हैं उसने बेच दिए उसको, और उस प्राइस पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल 19% का फ़ायदा हो, यानी 100 पे 19, यानी 119 को कमाना चाहता है इन 70 को बेच के। इन 70 को अगर 119 पे बेचना चाहता है, यानी कितने, अगर इन 70 को 119 पे बेचना चाहता है, ठीक है, तो यानी हमने कहा 100 रुपये में मान लो 100 आइटम्स खरीदे उसने, 30 खराब हो गए, यानी 70, 100 रुपये में 100 आइटम्स खरीदे उसने, ठीक है, उसके 70 बेचना है 119 में, यानी कि कितने में एक को बेचना पड़ेगा, 1.7 में। सिंपल सी बात है। अरे भैया अगर 70 को 119 में बेचना है, 100 रुपये में 100 खरीदा, यानी 1 रुपये का एक, अब हमें बेचना है 119 में, लेकिन आइटम 70 ही बेचने, यानी 100 आइटम्स को अगर बेचना होता तब तो हम कह देते कि 1.129 में बेच लो, लेकिन अब 70 को 119 में बेचना है, यानी एक वस्तु को 1.7 पे बेचना पड़ेगा, यानी एक में खरीदी गई वस्तु 1.7 में बेच रहा है, यानी कितना परसेंट बढ़ा के, 70%। आगे एक वेंडर है जो 20% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद किताब खरीदता है जिसका मूल्य 850 रुपये है, 55 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता है, फिर 980 में बेच देता है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो 850 पे 20% और 10% का डिस्काउंट, यानी कि 20 + 10 माइनस 20 × 10/100, यानी कि 28% का डिस्काउंट उससे मिलता है ओवरऑल, ठीक है। 28% का डिस्काउंट 850 का 1% या 2% बात करें तो 17 हो जाएगा। तो 28% कितना हो जाएगा, 17 × 14, यानी कि कितने में वस्तु पे कितना डिस्काउंट मिलता है। अरे 28% का डिस्काउंट अगर हो गया तो वस्तु 72% की हो गई। या आप ऐसे निकाल लो कि 850 का 2% 17, तो 72% कितना हो जाएगा, 36 × 17, यानी कि 17 छक्के 102, 17 × 51 और 10 61, यानी 612 की वस्तु बिकी। 612 की वस्तु बिकी नहीं, 612 की क्रय मूल्य पड़ा, और 55 रुपये डिस्काउंट, 55 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च करें, यानी उसका ओवरऑल खर्चा हो जाएगा 667। उसको 980 में बेचेगा, यानी प्रॉफिट कितने का होगा, 313 रुपये का, लगभग 313 रुपये का, यही तो हुआ 313 रुपये का। अब कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, आप इसको 665 मान लो और इसको 310 मान लो, जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा आपका आंसर होगा। 100 लगा दो, 5 से काटोगे 5 छक्के 30, 62 हो गया, 5 से काटोगे 5 13 133 हो गया। इसको 60 मानो, इसको 130 मानो, ये कट्टा 600/13, 13 चौको 52, ठीक है, और 13 छक्का 78, यानी 46% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है मेरे भाई, जब a + b बराबर 90 अंश, यानी साइन ए बराबर कॉस बी, यानी कि a + b बराबर 90 अंश, यानी 2a + 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 2a बराबर 75, यानी a बराबर 37.5। दो सर्कल का सेंटर O और O डैश है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 17 है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन द, ठीक है, देखो उनकी रेडियाई 7 और 15 है। अगर उनकी रेडियाई का सम उनके सेंटर्स के बीच की दूरी से ज़्यादा है, यानी 7 + 15 22, 17 से ज़्यादा, यानी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, इनकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची गई जो P और Q पे टच करती है। तो आपको PQ की लंबाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है √ में सेंटर्स के बीच की दूरी d² माइनस r1 - r2 का होल स्क्वायर, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती तो होता d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो डायरेक्ट कॉमन ये दिया गया 17, ये डिफरेंस 8, 17 और 8 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, देखो अगर दो संख्याएं प्राइम हैं तो उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, और उनका एलसीएम x × y, यानी उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है, और एलसीएम दिया कितना गया 533। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको 4y - x निकालना है, जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y दिया गया। देखो अगर ये दो संख्याओं, दो प्राइम नंबर्स का गुणनफल, तो इसका फैक्टर 2 ही होंगे, मतलब वैसे 4 फैक्टर होंगे, 2 संख्याएं और एक और एक 533। आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम से डिवाइड करो, 1
छोड़ दो, एक प्राइम है नहीं। 3 से डिवाइड करो नहीं कटेगा, 5 से डिवाइड करो नहीं कटेगा, 7 से करोगे नहीं कटेगा, 11 से करोगे नहीं कटेगा, 13 से कटोगे, 13 तियाँ 39 और 13 चौको 52 और 13 एकनम 13, यानी कि x इंटू वाई बराबर हो गया 41 इंटू 13। तो x की वैल्यू 41, y की वैल्यू 13, क्योंकि x को बड़ा लेना है, ठीक है। अब x बराबर 41, y बराबर 13, तो 13 गुणे 4 52 में से x घटाना था, यानी कि 41 घटाना था। तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 11। अच्छा प्रश्न था। रमेश जो है आधा काम करता है पारुल के 4/5 टाइम में, यानी पारुल अगर 5 घंटे में 2 यूनिट काम करती है तो रमेश 4 घंटे में 1 यूनिट करता है, यानी पारुल की इफिशियंसी 2/5 वर्क पर घंटे और रमेश की इफिशियंसी 1/4 वर्क पर घंटे। ये समझिए, अगर एक साथ कार्य करते हुए, ठीक है, पारुल और रमेश 24 दिन में काम कर देते हैं, एक साथ काम करेंगे तो 2/5 प्लस 1/4 और गुणे 24 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना 24 दिन लगते तो टोटल वर्क ही आ गया। तो कहा गया पारुल को कितना टाइम लगेगा करने में। आप देखो पारुल का एक दिन का काम 2/5 है, डिवाइड कर लो, या आप यहीं रेशियो ले लेते, रेशियो लेने के लिए 20 से गुणा करते, 20 से गुणा करते तो ये आ जाता 8 यूनिट, ये आ जाता 5 यूनिट। दोनों मिलके करते हैं 13 यूनिट करते हुए 24 दिन में, यानी 13 गुणे 24 टोटल वर्क है। तो आपसे पूछा किसका गया है? आपसे पूछा गया है कि पारुल को कितना टाइम लगेगा, 8 यूनिट पर डे करते हैं, तो 8 तियाँ 24, 13 तियाँ 39 दिन। क्लियर हो गया। एक फ्लोर का जो आसान मतलब क्या बोलते हैं उसको, घर आसन बोलने जा रहा था, फर्श है, उसका जो आपको हाइट दिया गया और मतलब लंबाई और चौड़ाई दिया गया वो दिया गया है 126 और 90। कहा गया एक अगर इसको हमें वर्गाकार टाइलों से ढकना हो तो आपको बताना है कि उस वर्गाकार टाइल का एरिया क्या होगा, जिसको मतलब जिस वर्गाकार मतलब जिस नाप की वर्गाकार टाइलें लाएं तो हम उतने मतलब n नंबर ऑफ टाइल से वो ढक सकें। अब देखो हमें एरिया कितना दिया गया 126 गुणे 90, ठीक है। इसमें हमें एक चीज़ निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 18। हमें वर्गाकार निकालना है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 18। हमेशा इसको बेसिक क्या होता है ये समझो पहले, हमारा एरिया जो बेस का है वो इतना है और हमें वर्गाकार टाइल लेना है, तो जो मैक्सिमम साइज मिल सकता है यानी मैक्सिमम इसमें किस संख्या, इसके प्रोडक्ट में मैक्सिमम किस संख्या का स्क्वायर मिल सकता है 18 का स्क्वायर 324। तो ये तो वो हो जाएगा उस टाइल का एरिया, वर्गाकार टाइल का एरिया जो इस पूरे फर्श को ढक सकती है। और पूछा जाए ऐसी कितने टाइलें लगेंगी, तो जो बचा 7 गुणे 5 35 टाइलें 324 एरिया की अगर हम लगा दें तो ढक जाएगी। अब कुछ लोग इसका ट्रिक बनाते हैं, क्या कहते हैं कि आप लिखो एरिया बटे 90 और 126 का SCF ले लो। SCF कितना है 18, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 गुणे 18 यानी 18 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हमारी आ जाएगी टाइल्स की संख्या। कुछ लोग क्या कहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का SCF ले लो, हमने कहा 18। अब हमें टाइलों की संख्या निकालनी होती है तो 18 के स्क्वायर से इसमें डिवाइड, और टाइल का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा SCF जो आएगा उसके स्क्वायर के बराबर। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि 126 और 90 था, इसका SCF लेते हैं 18 का स्क्वायर हो जाता टाइल का मैक्सिमम एरिया। कहा गया C कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कल ड्रा करो जिसका सेंटर O हो और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। कहा गया इस पर कोई स्पर्श रेखा PQ खींची गई है, ठीक है, और A पॉइंट ऑफ टेंजेंस है, यानी कि ये बिंदु है A, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। कहा गया B एक बिंदु इस पे इस प्रकार से है कि BO को मिलाने वाली रेखा इसको R पे काटती है, यानी ये R है। AB की लंबाई अगर 12 हो, यानी AB की लंबाई 12 हो तो आपको BR की लंबाई निकालें। देखो आपको पता है ये हिस्सा 5 है, आपको पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर होगी। ये 5 है, ये 12 है, तो पूरा OB कितना हो जाएगा 13। अगर पूरा OB 13 है, ये 5 है, तो BR कितना हो जाएगा 13 - 5 यानी कि 8। यही निकालना था। 1/5%। देखो A% का मतलब होता है A/100। परसेंटेज वाली बेसिक वाली वीडियो देख लेना, 5-6 घंटे की है, जिसमें मैंने सब कुछ बताया और प्रश्न भी करवाए हैं 200 के अराउंड। तो 1/5% कितना हो जाएगा 1/5/100 यानी कि 1/5 गुणे 100 यानी 1/500। एक इनलेट पाइप है जो किसी टंकी को 3.6 घंटे में भर सकती है। इनलेट पाइप है जो 3.6 घंटे में टंकी को भर सकती है। आउटलेट पाइप इसी को 6.3 घंटे में खाली कर सकती है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाए। 3.6 और 6.3 का LCM अगर हम लेने जाएं तो हमें मिलेगा 9 इधर भी मिलेगा, 9 इधर भी मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 9 गुणे
7 × 4, ये हो जाएगा एलसीएम। इतने लीटर मान लो टंकी की धारिता है। तो आपने कहा अगर ये इनलेट 3.6 घंटे में इतना लीटर भरती है, यानी कि ये 70 लीटर पर घंटे भरती है, और अगर आउटलेट 6.3 आवर्स में पूरा खाली करती है तो हम कह सकते हैं 40 घंटे में, वो 1 घंटे में 40 लीटर खाली करती है। ये 70 लीटर 1 घंटे में भरती है, ये 40 लीटर 1 घंटे में खाली करती है। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 30 लीटर, 70 भरेगा और 40 निकल जाएगा, यानी 30 लीटर 1 घंटे में भरेगा। तो इतना भरने के लिए बटे में 30 लगा दो, 2 से 2, 2 से 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो 21 दूना 42/5 यानी 8.4 घंटे लगेंगे टंकी। पता है क्या, ये प्रश्न मुझे सही लगा। टोटल सरफेस एरिया एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, देखो पिरामिड होता क्या, पहले एक पिरामिड बनाता हूँ मैं, ठीक है। पिरामिड देख लो, गीजा का पिरामिड ना मिस करने लग जाना। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का मतलब बेस स्क्वायर होगा, कुछ शीर्ष होगा, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको, ये पिरामिड बन गया नहीं। अब इसका ये इस इलाके को भी मिला दो, ये जो शेप बन के आई इसको 3D में एज्यूम करो। स्टार बैच में 3D मेंसुरेशन देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिरामिड का जो बेस एरिया होता है अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया टोटल सरफेस एरिया एक पिरामिड का 1536 है, ऑफ विच 37.5% इज एरिया ऑफ बेस ऑफ द। अगर बेस की साइड ए माने तो बेस का एरिया चूंकि स्क्वायर बेस है यानी ए स्क्वायर बराबर दिया गया टोटल सरफेस एरिया का 37.5%, यानी 1536 का 37.5% भिन्न में बात करें तो कितना होता है, 3/8 होता है। अगर नहीं पता तो 37.5/100 लिखना, 12.5 से काट देना, यानी ये 3/8 हिस्सा है। 3/8, 8 से काटोगे 8 × 8, 8 × 9 72 और 8 दूनी 16, यानी ए स्क्वायर बराबर 192 × 3 यानी कि 576 दिया गया। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 24, यानी कि बेस ऑफ पिरामिड का साइड आ गया 24। अब आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है पिरामिड के लिए, फॉर्मूला लिख लेना, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट और प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि ए स्क्वायर, ये दिया गया। ये टोटल सरफेस एरिया पिरामिड के लिए होता है। स्लैंट हाइट क्या होती है, यहाँ से इस वाले ट्राइंगल जो ये फेस एक एक जो सरफेस बना हुआ है उसका जो एरिया हाइट होगी, यानी इस पेरीमीटर मतलब इस जो ये क्या बोलते हैं इसको फलक, इस फलक का जो हाइट होगा वो बोलता है स्लैंट हाइट, ठीक है। आपको वॉल्यूम निकालना है, आप पहले ये निकालो, तो ये हाफ इंटू पी इंटू एल बराबर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया गया 1536। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी 576 है, तो इधर से घट जाएगा, 576 निकाल दो, यानी ये हो जाएगा कितना, 960। हाफ पी एल बराबर 960, तो पी एल बराबर कितना हो जाएगा, 1920। पेरीमीटर ऑफ बेस, पी मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, कितना है 4a। अगर a बराबर 24 है तो 4a बराबर 96, यानी 96, एल बराबर 1920, यानी एल बराबर हो जाएगा 20, यानी स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 20। यहाँ लिख लो स्लैंट हाइट बराबर 20। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है पिरामिड के लिए, तीनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का यूज हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया, अब पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये पिरामिड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये मैं इतना राग में इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हाफ नहीं 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपके पास स्लैंट हाइट है, देखो मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होगी, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होगी। यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये हो जाएगा a/2 यानी कि 12, 24 का आधा 12। स्लैंट हाइट आपके पास है कितना, स्लैंट हाइट कितनी आई है 20, एल बराबर कितना है 20, ये 20 है, ठीक है। स्लैंट हाइट आई है 20, ये 20 है, ये 12 है, तो ये वाला हाइट, ये हाइट होता है, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 16, क्योंकि 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, तो ये 4 × 4 = 16 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपके पास सब कुछ आ गया, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितने थी 576 इंटू हाइट कितना है मेरे भाई 16। बस आपका आंसर आ गया। 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 192 × 16, 192 × 16 यानी 16 × 200 कितना हो गया 3200। 3200 में 16 × 8 128 घटा दोगे तो 128 अगर 3200 में से घटाओगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 3072। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न में क्या कहा गया कोण PQR है, Q और R का। देखो सिंपल सी बात है, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। PQR स्टार बेस देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न आता होगा, मैंने बताया भी ये कैसे करते हैं। देखो PQR में Q का इंटरनल बाइसेक्टर और R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब इसको बढ़ाओ
और यहाँ से जो बाइसेक्टर निकल के आएगा, ये दोनों एस पे मिलते हैं और आपको क्यू एस आर जो कोण दिया गया वो 40 डिग्री का दिया गया। तो कोण पी की वैल्यू कितनी है? देखो सिंपल सी बात है जो ये वाला कोण होता है वो पी और क्यू के सम के बराबर होगा, यानी ये पूरा पी। देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूँ, अगर इसकी बात करें तो पी प्लस क्यू है, अगर ये पी प्लस क्यू है पूरा तो इसका आधा बाइसेक्टर यानी कि पी प्लस क्यू बाई टू ये है, पी प्लस क्यू बाई टू। ये कितना है मेरे भाई? क्यू बाई टू। अरे ये देखो पी प्लस क्यू का होल बाई टू है ये, यानी आपको दिया गया ये वाला कोण पी प्लस क्यू बाई टू है, ये आर है। तो देखो अगर हम ये वाले कोण की बात करें पी प्लस क्यू बाई टू, ये आर है और ये वाला क्यू बाई टू। अब देखो अगर मैं बात करूं कोण क्यू एस आर प्लस, ये छोड़ो कोण क्यू एस आर छोड़ो, ये क्यू बाई टू है, ये कितना है? पी प्लस क्यू बाई टू, ये आर, इन दोनों का सम निकालो तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू प्लस पी प्लस क्यू बाई टू को लिख लो पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू और प्लस ये आर। अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा पी बाई टू प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, एक बात बताओ, क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा क्यू प्लस आर की वैल्यू होती है 180 माइनस पी, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर 180। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 180 माइनस पी, यानी आपका पी बाई टू ये हो गया और 180 माइनस पी ये, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस पी बाई टू। यानी मैंने कहा कि इन दोनों कोणों का योग 180 माइनस पी बाई टू के बराबर है और ये पूरे ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये वाला कोण हमेशा कितना होगा? पी बाई टू। यानी हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक समझना कि अगर कोई ट्राइंगल लिया गया है उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर लिया जाए बेस कोण का और एक का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, और दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो जो कोण होगा वो पी बाई टू के बराबर होगा। यानी अगर ये कोण पी है तो ये पी बाई टू होगा, पी बाई टू बराबर 40 डिग्री, तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। समझ में आ गया? और अगर दोनों के इंटरनल बाइसेक्टर मिलते तो 90 माइनस पी बाई टू, इन सेंटर पे वैल्यू होती 90 माइनस पी बाई टू। समझ में आ गया? ये एक जर्नी थी जो ट्रेवल करी जानी थी, लेकिन क्या होता है कि ट्रैक्स पे रिपेयर हो रहा होता है और एवरेज स्पीड जो ट्रेन की है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से घट जाती है, यानी कि जितनी भी थी उससे 75 कम हो जाती है। और एवरेज टाइम जो है, मतलब जो टाइम लगता था वो 3 घंटे से बढ़ जाता है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी है ट्रेवल की? ठीक है, सॉल्व करो। पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है, बोलो क्लियर है? करें? चलो देखो, अगर हम बात करें कि 1000 किलोमीटर को पहले हम कितने से जाते थे? किसी स्पीड एक्स से जाते होंगे या एस से जाते होंगे, और अभी कितने से जा रहे हैं? एस माइनस 75 से, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे आ रहा है? 3 घंटे। तो यहाँ से स्पीड बतानी है? नहीं, हमें बतानी है 1000 बाई एस की वैल्यू, कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी इसको दूसरे तरीके से तो कर सकते हैं। एक तो इसको सॉल्व करके एस निकालेंगे, फिर 1000 बाई एस की वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा तरीका कहता है कि अगर 1000 को पहले जाने में टी टाइम लगता था तो अभी टी बाई 3 टाइम लगता है, टी प्लस 3 टाइम लगता है। और अगर 1000 बटे टी यानी दूरी बटे समय करते हैं तो चाल, दूरी बटे समय किया चाल, और चालों का अंतर 75 है। तो सॉल्व कर लो फटाफट, जो मन करे वही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 25 से 40, 25 से 40, 25 से 3, यानी हम कह सकते हैं 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 3, और 40 से भी डिवाइड कर दो, यानी ये हो गया 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 3 बराबर 3 बटे 40। बस सॉल्व कर लो। तो 3 अपॉन टी इंटू टी प्लस 3 बराबर 3 बटे 40, 3 3 कट गया, टी बराबर अगर 5 हो तो इसकी वैल्यू 1 बटे 40 हो जाएगी, यानी टी बराबर 5, यानी कितना टाइम लगता है? 5 घंटे। तो मन करे इससे करो, मन करे इससे करो। 2 पाइप हैं जो 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की धारिता अगर 48 लीटर हो तो एक 4 भरता होगा, एक 3 भरता होगा, दोनों मिलके 48 बटे 7 लीटर में भर देते हैं। अब कहा गया हमें पता चलता है कि टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण 90 मिनट और लगता है टंकी को भरने में। सिंपल सी बात दी गई। अगर जो अपना छेद है, ठीक है, वो 1 मिनट में x लीटर निकाले तो उसने कितनी देर तक काम किया? x इंटू 48 बटे 7 घंटे इधर और 3 बटे 2 घंटे इधर, 3 बटे 2 घंटे और 48 बटे 7 घंटे।
ये इतना काम किया, यानी कि x लीटर पर घंटे निकालते हुए इतने घंटे काम करता है। तो ये इन टंकियों द्वारा, यानी ये टंकियाँ एक घंटे में कितना भरती है 7 लीटर, इसके द्वारा 90 मिनट एक्स्ट्रा काम करवा पाता है, यानी कि ये 7 के 3/2 के बराबर है। इतना ही तो पानी निकला है, यानी छेद ने इतने टाइम में इतना पानी निकाला। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21/2 बटे में 21 और 96 117/14, 2 ये 7 हो जाएगा, 7 इधर चला गया, यानी 147/117, 147/117 1 घंटे में निकालता है। तो 48 लीटर निकालने में कितना लगाएगा 48/147 × 117 इतना लगाएगा। 3 से काट दोगे 39 हो जाएगा, 3 से काटोगे 49 हो जाएगा, यानी 48 × 39/49, यानी हम कह सकते हैं 39 × 1/49। तो पहले में डिवाइड करेंगे 39 × 49 में 49 है 39 39/49, यानी ये लिखा है 38 + 1 - 39/49, यानी 38 सही 10/49 घंटे लगेंगे। बस सिंपल सी बात। कहा एक ट्राइंगल LMN में OP एक लाइन सेगमेंट है जो MN के पैरेलल ड्रा किया जाता है। MN को आधार मान लेना, तो OP को ड्रा किया जाता है MN के पैरेलल, ठीक है। OP इंटरसेक्ट करती है LM और LN को O और P पे। LM बराबर 15 दिया गया, पूरा 15 है। OM बराबर 4 है, यानी ये 11 है। PN बराबर 5 है, तो आपको LN की लंबाई निकालनी। देखो हम कह सकते हैं अगर ये पैरेलल है OP MN के, तो हम कह सकते हैं LO/LM यानी 11/15 बराबर LP/LN यानी x/x + 5, यानी 11x + 55 बराबर 15x, यानी 4x बराबर 55, यानी x बराबर 13.75। ये 13.75 है, ये 5 है, तो टोटल 18.75। कहा गया अगर एक गाड़ी 1/4 स्पीड पे जाए तो इसको 45 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस d को वो s स्पीड से जाती थी या 4s स्पीड से जाती थी, s स्पीड मान लेते हैं, और इसी को कितने से जाती है 1/4, यानी कि 4s से जाती थी तो अभी s से जाती है, तो जो टाइम लगता है वो इससे 45 मिनट ज़्यादा है, यानी इसमें प्लस 45 मिनट कर दो, यानी 3/4 कर दो, तो ये बराबर इतना है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4D यानी 3D/4s बराबर 3/4। हमें निकालना कितना है D/4s, तो इससे कट गया, D/4s कितना हो जाएगा 15, क्योंकि D दूरी मानी थी 4s स्पीड, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता था। बस बात खत्म। देखो ऐसा प्रश्न आया करे ना, तो आप एक काम करो, किन्हीं दो को 0 कर दो, किसी एक को 1 के बराबर कर दो। A बराबर 1 कर लेते हैं, B C 0 कर देते हैं, क्योंकि हमने क्यों 0 के बराबर किया, क्योंकि कोई नीचे कहीं 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सब B और C 0 है, यानी B और C जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ सब हटा दो, ठीक है। यानी आपका ऊपर कितना बचा, ये खत्म हो गया, यानी A यहाँ पे कितना बचा 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 1 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस B 0 है, यानी ये -1 का स्क्वायर, यानी -1 बटे A + B का स्क्वायर, यानी कि 1, ये -1, ये C स्क्वायर 0 हो गया, माइनस A - B का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे -A स्क्वायर, -A स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, माइनस कट के प्लस हो गया, +1 -1 कट गया, आपका उत्तर 1 हो गया। बस पुट करना था, बाकी A स्क्वायर - B स्क्वायर के फॉर्मूले कोड खोलते, सब जगह हर में A + B + C हो जाता, अंश में ऊपर सब जोड़ कट पिट के A + B + C बचता, डिवाइड करते 1 आता। आगे एक फैमिली 75,000 रुपये कमाती है, 10% सेविंग कर लेती है, 10% सेविंग हो गई, ठीक है, यानी 90% खर्च करती है, 90% अपनी इनकम का खर्च हो रहा है, ठीक है। अगर 30% ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर का 30%, यानी 27 हो जाएगा, ओवरऑल का 27% जो है वो एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, ठीक है। 30,375 रुपये हेल्थ पे, 30,375 रुपये हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट अब देखो 27% इधर खर्चा हो चुका है, 30,375 इधर खर्चा हो चुका है, टोटल खर्चा कितना हो गया 37%। अब बचा कितना, या ऐसे देखो 30,375 इसका कितना परसेंट है भाई साहब, 30,375 रुपये 75,000 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे बटे 75,000 गुणे 100, तो ये बचेगा इतना, 25 से काटेंगे 30 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 जीरो 0, नहीं 25 एकम 25, 25 दूना 50,
और 3 37, 25 51 25, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 405, ये कटेगा 40.5%, यानी कि 40.5% ओवरऑल का वो खर्च कर देता है हेल्थ पे। देखिएगा 40% इधर, 27% इधर और 10% इधर खर्चा हो चुका है, यानी 67 10 77% वो खर्चा कर चुका है। देखो 40% इधर, 27% इधर, यानी 67% और 10 77.5% वो खर्चा कर चुका है। तो बचा फूड पे कितना खर्च करता है, तो जो बचा देखो 40.5% इधर हेल्थ पे, 27% एजुकेशन पे, 10% सेविंग, यानी टोटल मिलके 77.5, तो बचा फूड पे खर्च करता है, यानी 22.5। फूड क्या दिया गया, पी क्यू आर कोई राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। क्यू आर भुजा पे कोई बिंदु एस पे इस प्रकार से है कि क्यू आर बराबर 3QS, क्यू आर बराबर 3QS, ठीक है। पी क्यू बराबर 9, अगर पी क्यू एक भुजा दे दी गई तो सारी भुजाएं 9 9 की हो जाएंगी। हमने क्यू आर और पी क्यू से काम, इस पे कोई बिंदु इस प्रकार से है कि क्यू आर बराबर 3QS, यानी एस जो है ये क्यू आर की लंबाई 3QS के बराबर है, यानी 3QS बराबर 9, तो QS 3 हो गया, ये 6 हो गया। आपको निकालने पी एस की लंबाई। देखो यहाँ से अगर मैं बाइसेक्टर ड्रा करूँ तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पी एस निकालना है। अब हमारा पी एस एम राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, जहाँ पे एस एम की लंबाई कितनी, आपको पता है ये पूरा 9 था, तो यम अगर मिड पॉइंट है तो ये 4.5 हो गया, 4.5 में से इतना 3 है, यानी इतने की लंबाई हो गई 1.5, इतना 1.5 हो गया। बोलो क्लियर है। पी एम की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, उसकी लंबाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर साइड ए हो तो उसकी लंबाई होती है a√3/2, यानी इसकी लंबाई होगी 9√3/2, ये है 9√3/2, ये है 3/2, तो पी एस की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 9√3/2 का स्क्वायर, यानी 9 9 81 यहाँ 243/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9/4, 243 9 252/4, 4 से कटेगा 63, आपका आंसर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई सॉलिड सिलेंडर के लिए, यानी 2πr² दिया गया, ये बराबर दिया गया 660, h बराबर 15 दिया गया, तो 15 से कटेगा 44, यहाँ से 44 r/7 बराबर 44, तो रेडियस की वैल्यू हो गई 7। आपसे कहा गया वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया में किससे गुणा कर दें, r/2 से गुणा कर दें, यानी 7/2 से गुणा कर दें, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपको दिमाग और ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। तो 2 से कटेगा 330, 330 गुणे 7, 300 गुणे 7 2100, 2100 और 210 2310। कहा गया एक स्फीयर है और एक सॉलिड हेमी स्फीयर है, दोनों के पास सेम सरफेस एरिया। देखो स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया होती है 4πr², यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, और ये बराबर है हेमी स्फीयर के लिए सरफेस एरिया के, यानी 3πR², इसका मान लो, तो यहाँ से पाई पाई कट गया, यानी R/R बराबर हो गया 3/4 का वर्गमूल, यानी √3/2 हो गया। ये समझिएगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तभी आंसर ऐसा आ रहा है। अब कहा कि इनके वॉल्यूम का रेशियो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ और इसका हो जाएगा 2/3πr³, π/3 से π/3 कट गया, यानी आपका हो गया 2 गुणे R³/r³, यानी कि 3√3/8, 2 से कट जाएगा 4, यानी आपका रेशियो होगा 3√3/4। यहाँ पे सेम टोटल सरफेस एरिया कर लेना, ठीक है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इतना होता है हेमिस्फीयर के लिए। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr²। आपसे कहा गया अमाउंट बताना है, अगर एक 6500 रुपये 10% रेट पे 2 साल के लिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे दिया जाए, ठीक है, 10% का मतलब होता है 5% छमाही। अब 2 साल में 4 छमाही होंगे, यानी 5 5 5 5 का सक्सेसिव बताना। देखो 5 5 5 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए सबसे पहले 5 5 5 का सक्सेसिव निकालो। 5 5 का कितना हो जाएगा 10.25, 10.25 और 5 का कितना हो जाएगा +5 और प्लस 0.5125, यानी कितना हो गया 15.25 और इतना जुड़ जाएगा, यानी कि 15.7625%। अब फिर 5% से निकालेंगे तो हो जाएगा 15.7625 प्लस 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7 ये कितना हो जाएगा 0.78 के करीब, ठीक है।
यानी आपको ये सॉल्व करना है 5 5 5 का सक्सेसिव, तो 15 5 20, 20 और ये 0.78 और जुड़ जाएगा, यानी 21.6 के करीब % आपको ब्याज मिलेगा टोटल। अब 6500 का 1%, तो मतलब 6500 का 10% कितना होता है 650, 20% कितना हो जाएगा 1300, और 1% कितना हो जाएगा 65, और 0.6% कितना हो जाएगा लगभग 39 या 40 मान लो, यानी हमने 21.6% रिजल्टेंट निकाला। अब 20% 1300 हो गया, 1% 65 और 0.6% निकाला, तो कितना हो गया 1405 के करीब लगभग आपको ब्याज मिला। 6500 रुपये पे अगर 1400 रुपये का ब्याज मिला तो 7900 के करीब हो जाएगा आंसर। क्योंकि एक वही कार्य 2.4 गुना टाइम में करता है जितने टाइम में बी और सी मिलकर कर देते हैं। अभी इसको नहीं थे, क्योंकि ए और बी एक साथ कार्य को 27 दिन में कर देते हैं और सी 75 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 27 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है 75 दिन में। तो ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे 27 गुणे 75, 27 गुणे 75 और बटे 27 धन 75, 27 गुणे 75 लिख लो बटे 27 धन 75, 3 से काट भी दो, 27 गुणे 25 बटे 34 दिन में ये कर रहे हैं, यानी कि कितने दिन में कर रहे हैं 675 बटे 34 दिन में ये मिलके कर रहे हैं। अब आपसे कहा गया ए जो है 2.4 गुना टाइम लगाता है बी प्लस सी का, ठीक है। यानी आप ऐसे देखो, अगर ये 675 बटे 34 दिन में कर सकते हैं, यानी एक दिन में 34 बटे 675 करते हैं, और अगर हम माने बी और सी को 5x काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, या हम कहें यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं कि ए को 2.4 देखो 34 बटे कितना का 675, ठीक है। अब बी और सी और ए द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2.4 है, तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 2.4 रेशियो 1। यहाँ से ए की इफिशियंसी आई 1 बटे टोटल इफिशियंसी 3.4, ये 3.4 यूनिट टोटल काम होगा, तो ए करेगा 1, टोटल काम कितना हो रहा है इतना 34 बटे 675, ये कटा 10, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 135, यानी हमारा ए एक दिन में कर सकता है 2/135, ए और बी एक दिन में कर सकते हैं 1/27, तो बी कितना कर सकता है 1/27 माइनस 2/135, यानी 5/135 माइनस 2/135, यानी 3/135, यानी 1/45। बी एक दिन में कर सकता है 1/45, तो पूरा कार्य करने में 45 दिन लगेगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया, देखो बी और सी द्वारा लिए गए समय और ए द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2.4 है। अब हम कह सकते हैं अगर बी और सी और ए द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2.4 है, तो हम कह सकते हैं कि ए अगर 1 यूनिट काम करता है, पलट जाता है इफिशियंसी, तो ए करता है 1 यूनिट आउट ऑफ 3.4, तो टोटल काम अगर एक दिन में 34/675 हो रहा है, तो ए इसका 1/3.4 हिस्सा यानी 2/135 करता है। ए और बी मिलकर एक दिन में 1/27, ए अकेला 2/135, तो बी कितना करेगा 1/27 माइनस 2/135, 1/27 को 5/135, इसको 2/135 घटाएंगे 1/45, यानी बी अकेले कितने दिन में 45 दिन में। देखो बात इतनी सी है भैया कि अरुण गया दुकान पे क्या खरीदने, फ़ोन, कीपैड फ़ोन ही पसंद आया होगा क्योंकि 2500 का, हालांकि अभी टच पैड फ़ोन भी आने लगे, तो उसको दुकानदार ने ऑफ़र दिया कि आप चाहो तो 25 रुपये फुल पेमेंट कर दो, और अगर आप चाहो मतलब आप पे पैसे की कमी हो, स्टूडेंट हो, आप नहीं है पैसे, तो एक काम करो आप 520 रुपये डाउन पेमेंट दे दो, यानी अभी दे दो, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे देना, हम ले लेंगे। ऐसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे 25% पर वर्ष लगाएंगे बेसिकली, और आपको मंथली देना है, यानी आपका मासिक इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अरुण पूछता भैया कितना रुपया महीने हमें पे करना पड़ेगा, वो कहते हैं आप स्टूडेंट हो एसएससी के, तो आप कैलकुलेट कर लो, तो हम अरुण हैं, हम कैलकुलेट करेंगे। तो अरुण के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो वो 2500 रुपये पूरे पे कर देता, 2500 रुपये पे उसको इंटरेस्ट देना होता नहीं, क्योंकि उसने 520 पे कर दिया, यानी उसके पास 2 ऑप्शन था। एक तो वो क्या काम करता 1980 रुपये जो बचे थे उस पर 25% 4 महीने का ब्याज, यानी 25/3% ब्याज, 25/3% कितना हो जाएगा 25/300, यानी इसका 1/12 हिस्सा ब्याज पे कर रहा था, यानी कि इसका 1/12 हिस्सा अगर ब्याज पे करने जाता है, यानी इसका 13/12 हिस्सा पे करके आना था,
यानी उसे टोटल अमाउंट पे करना था 12 × 9 12, 12 × 6 78, 160 × 13 यानी 0 लगा, 13 × 6 78 और 13 × 6 78 हो गया, और 13 × 9 13 और 7 20 यानी 2080 रुपये उसे पे करने थे। बोलो क्लियर है? 2080 रुपये वो इकट्ठे पे कर दे, कह दे ब्याज चौथे महीने के अंत में जाए और कह दे 2080 रुपये ले लो, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इस 2080 को सिंपल इंटरेस्ट है किस पे करता है? मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करता है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 4 महीने में 2080 तो 1 महीने में 2080/4 यानी 520 रुपये पे करता होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। आपसे क्या कहा गया अगले प्रश्न में? कहा गया हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो प्लास्टिक की बनाई गई 3 सेंटीमीटर मोटी। यानी मोटाई का मतलब होता है इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस का जो डिफरेंस होता है वो मोटाई होती है, यानी कि 3 सेंटीमीटर दिया गया। एक्सटर्नल डायमीटर यानी एक्सटर्नल व्यास अगर 20 है तो त्रिज्या हो गई 10, तो इंटरनल त्रिज्या 7 हो जाएगी, क्योंकि 10 - 7 ही 3 होता है। लेंथ यानी हाइट बेसिकली दी गई 49। तो आपसे कहा गया वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बताना। देखो सिलेंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h यानी 22/7 × r²। रेडियस, अब आपने कहा एक बात बताओ, यहाँ पे तो 2 रेडियस है, तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लेगा पाई × r² - r² × h। ये हॉलो सिलेंडर का आयतन होता है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो 22/7 × r² - r², 100 - 49 51 हो जाएगा, और h की वैल्यू 49 दी गई। 7 से कटेगा 7, 22 × 51 1122 ही हो जाएगा। 1122 × 7 1100 × 7 7700, 7700 में कितना जुड़ जाएगा? 154 यानी 7854 हो जाएगा। क्यों 154 जुड़ेगा? क्योंकि 1122 था, 22 + 7 154 और जुड़ जाएगा। देखो कहा गया कि 1500 अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला 1500 का था, ठीक है, 1500 पे बेचा, 25% का फ़ायदा हुआ। 1500 पे बेचा 25%, यानी 25% पर फ़ायदे पे बेचने का मतलब 4 का था तो 5 का बेच दिया, 4 का था तो 5 का बेच दिया। तो 5 अगर बराबर 1500 है, 5 बराबर अगर 1500 है तो 4 बराबर 1200 हो गया। ये पहले खिलौने के लिए मूल्य है। दूसरे के लिए बात करते हैं। दूसरे को 50% के लॉस पे बेचा। 50% का लॉस मतलब कि अगर 2 का था तो 1 का बेच दिया, यानी कि अगर 1 बराबर 2800 है तो 2 बराबर 5600, यानी 1 बराबर 2800 तो 2 बराबर 5600, यानी इसका क्रय मूल्य हो गया 5600 रुपये। ये किसके लिए बात हो रही है? दूसरे के लिए। अच्छा हम तीसरे के लिए बात करें। तीसरे को भी 25% फ़ायदे पे बेचा है। 25% फ़ायदे पे, 25% फ़ायदा मतलब 4 का खरीदा, 5 का बेचा। अब आपसे कहा गया कि 5 रेशियो बराबर आपको दिया गया 3500, तो 4 रेशियो हो जाएगा 2800। ये तीसरे के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे फ़ायदा 300 का, यहाँ पे फ़ायदा 2800 का नुकसान, यहाँ पे फ़ायदा 700। ओवरऑल आप देखो 3 7 10 मतलब 1800 का नुकसान हो रहा है। कितने पे? 12 56 और 28, 12 28 40 56 96, यानी कि आप कह सकते हो 96 पे 18 का नुकसान। तो परसेंटेज में 18/96 × 100, 6 से काट दो 16, 6 से कटेगा 3, 16 से कटेगा 6.25, तो 3 × 6.25% का नुकसान, यानी 18.75 का नुकसान। जब ऐसा प्रश्न आए ना तो x की कुछ वैल्यू मान लिया करो, y की कुछ वैल्यू, लेकिन अलग अलग मानना। x बराबर हम मान लेते हैं 1, y बराबर मान लेते हैं 2, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। x बराबर 1, y बराबर 2, तो ये कितना लिखा है? 1 - 4 यानी -3 इंटू y - 3x यानी कि -1, तो ये हो गया 3। इसकी वैल्यू हो गई पहले टर्म के 3। यहाँ पे करोगे 3 और ये -1 यानी -3, यानी ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब बचा जो ये c को, x - 3y यानी 1 - 6 यानी -5 और 2x + y यानी कि 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर कितना आना चाहिए? -20। अब वैल्यू पुट करके देख लो। अगर हम इसमें पुट करें तो 2x यानी 2 × कितना हो जाएगा? 1 - 6, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि 2 × 1 + 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 2y यानी कि 4 × x - 3y यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3y यानी 6, तो कितना हो जाएगा? -20। देखो एक दुकानदार 40 रुपये में बेचता है वो सामान जो 36 में खरीदता है। उसका वेइंग मशीन फॉल्टी है, उसके कारण वो 800 वाली वस्तु 800 ग्राम जो तौलता है वो 1000 ग्राम दिख जाता है, यानी वो बेचता 800 ग्राम ही है। कितने में? 40 में, यानी 40 में वो 8 बेचता है और ख़रीदता है 36 का 10, तभी तो रेशियो 10:8 आएगा। यानी कि जो 1000 ग्राम है वो 800 ग्राम ही बेचता है वास्तव में, ठीक है। यानी कि वो 3.6 की कोई चीज़ खरीदता है, 5 की बेचता है, यानी कितने का प्रॉफिट? 1.4 का। कितने पे? 3.6 पे। परसेंटेज में कितना होगा निकाल लेना।
कहा गया ये थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न है, सीजीएल में भी इस टाइप पूछा गया था, सीपीओ में पूछा गया और आपके मेंस एग्जाम में भी टाइम एंड वर्क में ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्या यूनिक है? कहा गया ए और बी समान कार्य करते हैं और दोनों अलग अलग काम करें तो 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई छुट्टी ना ले तो 36 दिन में कर सकता है। लेकिन कहा गया कि ए काम करना शुरू करता है और हर 5 दिन के बाद यानी छठा दिन ए के लिए हॉलीडे होता है। सिमिलरली बी के लिए 7 दिन बाद छुट्टी लेता है, यानी बी के लिए हर 8वां दिन छुट्टी वाला दिन होता है। यानी मैं अलग अलग बात करूं तो ए भाई साहब 6 में से 5 दिन काम करते हैं, बी भाई साहब 8 में से 7 दिन काम करते हैं, इतना दिया गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि अगर 1 जुलाई को शुरू हुआ हो तो कितने जुलाई को ख़त्म होगा। देखो अगर 6 और 8 का एलसीएम ले लो, मैं देखना चाहता हूँ कि छुट्टियों का साइकिल दोनों का एक ही दिन कब पड़ेगा। हमने कहा 24वें दिन 24 यूनिट मतलब 24 दिन में इनका पहली बार छुट्टी का साइकिल आएगा। 24 दिन में ये भाई साहब की 4 छुट्टियाँ होंगी यानी 20 दिन ये काम करेंगे। 24 दिन में इन भाई साहब की 3 छुट्टियाँ होंगी यानी 21 यूनिट ये काम करेंगे। यानी 24 दिन में अगर काम खत्म होता तो 41 यूनिट हो जाता। अगर ये पर डे 1 यूनिट करते हैं तो टोटल वर्क कितना, अगर पर डे 1 यूनिट करते हैं तो 36 यूनिट टोटल वर्क रहा होगा। या 36 यूनिट पर अगर 36 दिन में 36 यूनिट करते हैं तो 1 दिन में 1 यूनिट करते हैं। हम मान लेते हैं 1 दिन में 1 यूनिट करते हैं, 36 यूनिट टोटल काम। अगर हम 24 दिन काम करवा दें तो 41 यूनिट हो जाएगा, यानी 24 यूनिट 24 दिन तो करवाना नहीं है। 23वें दिन अगर हम बात करें, हमें 5 यूनिट कम काम करवाना है, क्योंकि हमने कहा 41 यूनिट हो जाता है 24 दिन में, तो हमें 5 यूनिट कम काम करवाना है। यानी 24 दिन में इतना। 23वें दिन 2 यूनिट कम हो गया होगा, 22वें दिन और 2 यूनिट कम हुआ होगा, यानी हमारा कितना दिन बचा, 24 - 4 यानी 20 दिन। देखो सॉरी 24 - 2 22 दिन हो चुका है। 22 दिन में हम 37 यूनिट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमें पहुंचना कितना है, हमें पहुंचना है कितने यूनिट पे, हम 37 यूनिट पे पहुंच गए, हमें पहुंचना है 36 यूनिट, यानी 1 दिन और पीछे आना पड़ेगा। 1 दिन और पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दिन में 1 दिन और पीछे आएंगे, यानी कि जो पीछे आएंगे 21वें दिन। देखो 22 दिन में हमारा कितना यूनिट काम हो गया था, 22 दिन में हमारा 37 यूनिट हो गया था। तो 21वें दिन अगर हम आएंगे तो 21वें दिन अगर दोनों ना आते काम पे तो 2 यूनिट ना होता तो 20 यूनिट ही होता। लेकिन 21वें दिन दोनों आए हैं, 1 यूनिट करना था तो 21वें दिन खत्म करके चले जाएंगे। अगर 21वें दिन पूरे दिन काम करते तो 2 यूनिट होता, 1 ही यूनिट करना है तो आधे दिन ही काम कर। समझ आया? देखो हमने क्या काम कहा, हमने कहा 24 दिन के साइकिल में ये भाई साहब 20 यूनिट करेंगे या 21 यूनिट करेंगे। यानी 24 दिन के साइकिल में काम अगर 24 दिन होता तो 41 यूनिट काम हो जाता, लेकिन हमारे पास काम है 36 यूनिट, यानी 5 यूनिट पीछे आना पड़ेगा। तो अगर हम 23वें दिन ना आए, 24वें दिन ना आए तो 2 यूनिट हमारा कम हो जाएगा। 23वें दिन ना आए तो 2 यूनिट कम हो जाएगा। देखो 24 दिन में 41 यूनिट, हमें 5 यूनिट पीछे जाना है। हमने 2 यूनिट 1 दिन कम किया, फिर 2 यूनिट 1 दिन कम किया, हमारा कितना दिन बचा, 22 दिन। अरे 2 यूनिट 1 दिन, 2 यूनिट 1 दिन, हमारा 24 यूनिट में से 2 दिन नहीं आए, यानी कि 22 दिन बचा। 22 दिन में हमने कहा 22 दिन में कितना यूनिट काम है, 37। हमें करवाना तो 36 यूनिट है, यानी 1 यूनिट और पीछे जाना पड़ेगा। 1 यूनिट और पीछे जाने के लिए 21 दिन लगेगा। ऐसे ना समझो, अगर ऐसे नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। हमने कहा 24 दिन में इनकी 4 साइकिल पूरी होती है, इनकी 3, काम ज़्यादा हो जाता है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया नहीं सुनो, 3 ही छुट्टी का वाला साइकिल, मतलब इनकी 4 छुट्टी ना देके 3 ही छुट्टी देते हैं। 3 छुट्टी देंगे, यानी कि 18 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 18 दिन में ये 15 यूनिट कर लेंगे और ये 2 छुट्टियाँ मना चुके हैं, यानी कि 16 यूनिट ये कर लेंगे, यानी 18 दिन में 31 यूनिट हो गया। 19वें दिन जब हम आएंगे तो फिर दोनों लोग काम पे आए होंगे, यानी 19वें दिन 33 यूनिट हो जाएगा। 20वें दिन आएंगे फिर 2 यूनिट कर देंगे, 35 यूनिट हो जाएगा। 21वें दिन आएंगे, काम 1 यूनिट बचा है, 1 दिन में 2 यूनिट करते हैं, यानी 1/2 दिन में कर देंगे। लेकिन दिन तो हमें पूछा गया किस तारीख को खत्म हो, अगर पूछा जाता कितने दिन में तो 20 सही 1/2 दिन में। अगर पूछा जाए कितनी तारीख को तो 21 तारीख हो जाएगी ना, क्योंकि 21वें दिन 21 तारीख, अगर आज 1 तारीख है तो 21वें दिन 21 तारीख। तो ये इस मेथड से समझ लेना। एक और मेथड है लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स डे माने, फिर 5 का फैक्टर, वो 6 का फैक्टर में रिमाइंडर कितना आएगा, 8 के फैक्टर में रिमाइंडर कितना है। तो आप ये समझो हमेशा जितना साइकिल पूरा हो रहा है उससे 1 साइकिल कम, यानी अगर इनकी 4 छुट्टियाँ पूरी हो रही है तो इनसे 1 छुट्टी पीछे आ जाओ, यानी कि 3 छुट्टी पे आ जाओ। उसके बाद 1-1 दिन 2-2 यूनिट बढ़ा के देख लो कब तक पहुँच रहे हो। सिंपल सी बात है, समझ आ